बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ अब्बास, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स, इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ G63 इस्लामाबाद से इस वक्त। और फर्स्ट ईयर के जो स्टैटिस्टिक्स है उसका वीक 1 का जो सिलेबस है मेरे पास, चैप्टर 1 का, जिसमें बेसिक स्टैट्स के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की बात हम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन का वैसे मतलब तो आप लेते हैं कि इंग्लिश में किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, कि पंखे चल रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, लोग फिर रहे हैं, ठीक है। दीज आर ऑब्जर्वेशन जो नॉर्मली हम बात करते हैं। लेकिन स्टैट्स में ऑब्जर्वेशन का मतलब कुछ और होता है। वो इस तरह से और होता है कि जब आप ये कहते हो कि क्लास में 2 पंखे चल रहे हैं, दिस इज ऑब्जर्वेशन। जब आप कहते हो कि रोड पर 3 गाड़ियां चल रही हैं, दिस इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में लाजमी है स्टैट्स में कि आपके पास कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। अब आप सिंपल आप कहते हो कि एक बंदा बहुत अमीर है, वैसे तो ऑब्जर्वेशन है, बट स्टैटिस्टिकली दिस इज नॉट ऑब्जर्वेशन। जब आप ये कहते हो कि एक बंदा महीने के 6 लाख रुपए कमा रहा है, उसकी इनकम 6 लाख है, 50,000 है, 3 लाख है, 2.5 लाख है, दैट्स मीन कि वो अमीर है, वो एक हाई अमाउंट कमा रहा है। जब 6 लाख का फिगर आपके पास आता है मंथली उसकी इनकम का, तो इट मीन्स कि वो डेफिनेटली बंदा अमीर होगा, तो 6 लाख कमा रहा है ना। अगर आप कहते हो एक बंदा महीने के 10,000 रुपये कमा रहा है, तो इससे आपके जहन में क्या इमेज आता है कि वो बंदा बेचारा पुअर होगा, थोड़ा सा, इतना अमीर नहीं होगा कि जितना के होना चाहिए। तो बेसिकली स्टैट्स में ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जब किसी भी चीज़ के साथ हम न्यूमेरिकली कोई उसके साथ क्वांटिटी लगा देते हैं, तो दिस इज ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है यही कि इन स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल मेजर ऑफ सम कंडीशन इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है और सैंपल, ये दो चीज़ें होती है जो स्टैट्स पूरी की पूरी बेस ही पॉपुलेशन पे और सैंपल पे करती है। अब यहाँ पॉपुलेशन का मतलब भी अगेन वही बात आ गई कि स्टैट्स में कुछ और होता है और इंग्लिश में जब हम इसको पॉपुलेशन का मतलब लेते हैं, तो आप सबको पता ही होगा कि इंग्लिश में हम उसको आबादी के लिए कहते हैं। जैसे हम कहते हैं जी, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ है। बट स्टैट्स में जो आप लोग पढ़ रहे हैं, स्टैट्स में कभी भी पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ आबादी के लिए हम नहीं लेते। तो किसी भी चीज़ की जो एक मजमूई तादाद होती है, चाहे वो आबादी के लिहाज हो, चाहे वो एक क्लास में पड़ी हुई कुर्सियों की तादाद हो, चाहे एक क्लास में जो फैंस लगे हुए हैं उनकी तादाद हो, एक कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी तादाद हो, एक बाग के अंदर जो दरख्त लगे हुए हैं उनकी तादाद हो, या आसमान पर मौजूद सितारों की तादाद हो, दीज आर ऑल कॉल्ड पॉपुलेशन। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की डेफिनेशन बहुत खूबसूरत लिखी भी है। द वर्ड पॉपुलेशन और स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इज यूज्ड फॉर ऑल इंडिविजुअल्स which possess some common characteristics, or we interested to know some properties of those individuals. The individuals may be called the study units. अब वो इसमें यहाँ पे देखिए खास इसने बात वर्ड यूज किया कि जिसके बारे में आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, उसको आपको स्टडी करने में, उसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ एक और बात जो न्यूट्रिशन के हवाले से हम बात करेंगे, हमेशा स्टैट्स में कैपिटल एन से हम उसको शो करते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट पे देखें, आपके पास लिखा हो द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, क्योंकि जब स्मॉल एन की बात करते हैं तो उसका मतलब यहाँ पे स्टार्स में कुछ और होता है। जब कैपिटल एन आप लिखते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने लास्ट लाइन पे एन इज इक्वल टू 500, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की जो टोटल तादाद है, पॉपुलेशन साइज है, वो 500 है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज यूजली वेरी वेरी लार्ज। तो ज़्यादातर ये होता है कि जो पॉपुलेशन का साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, सैंपल। जैसे पॉपुलेशन की हमने बात की पहले, अब सैंपल की बात करते हैं। तो सैंपल की सबसे पहले डेफिनेशन बहुत आसान सी यहाँ पे लिखी हुई हुई है आपके सामने। सैंपल इज एनी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो एक डेली लाइफ में अगर हम एग्जांपल की बात करें कि सैंपल क्या है या पॉपुलेशन क्या है, इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए, तो अगर घर के किचन से लेके मार्केट तक, सब्जी मंडी तक, अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो हर जगह हम ये सैंपल और पॉपुलेशन का हम जिक्र करते हैं, ये सैम्पलिंग का जिक्र हम करते हैं।
जैसे कि आपने फर्ज करो घर में आपकी जब आप चाय वगैरह बनाते हो, आप खाना बनाते हो, तो जब खाना बनता है तो आपकी अम्मी या आपकी सिस्टर क्या करती है, आखिर में उसको एक टेस्ट चम्मच के साथ, स्पून के साथ चेक करती है कि उसमें नमक कम या ज़्यादा तो नहीं है। अगर नमक कम है तो थोड़ा सा और डाल देंगी, अगर ज़्यादा है तो उसके लिए भी फिर वो कुछ ऐसे टोटके आप अक्सर टीवी पे देखते होंगे कि इसमें आप आटा डाल दें, थोड़ा सा वो पेड़ा सा बना के, वो आटा जो है वो सारा नमक ऑब्जॉर्व कर लेता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि उसमें पेज कोई सफ़ा रख दे तो वो भी उसमें से ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, वो एक बात अलग है। लेकिन असल जो हमारी बात है वो ये है कि एक पूरा जो सालन देश की जिसमें बना हुआ है, जिसमें 6 प्लेटों का या 10 प्लेटों का, वो हमारी स्टैट्स में बेसिकली पॉपुलेशन होती है। और उसमें से जो एक चम्मच आपने निकाल के खा के चेक किया, दिस इज सैंपल, वो हमारा क्या है, सैंपल है। और उस सैंपल की बेस पे हम कोई डिसीजन करते हैं कि आया आपको ये काम करना है या नहीं करना, या आपकी फैसला कर पाते हैं ना। जैसे आपने कहा कि सालन में से एक चम्मच खा के आपको ये पता लग रहा है, आप ये फैसला करने के काबिल हो रहे हैं, डिसीजन लेने के काबिल हो रहे हैं कि आया इसमें नमक मिर्चें कम या ज़्यादा तो नहीं है। इसी तरह चाय की मैंने मिसाल दी, तो चाय में जब आप चीनी आखिर में चेक करते हैं, तो एक चाय की जो पूरी देश की जिसमें सारे के सारे चाय बनी हुई है, वो आपकी क्या है, पॉपुलेशन है। और जो एक आपने सिप लेकर घूंट पीकर आपने चेक किया, वो आपकी क्या है, वो आपका सैंपल है। इसी तरह आप जब इतवार बाजार में जाते हैं और एक स्टॉल पर टमाटर पड़े हुए हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस सामने से 2 4 5 टमाटर उठा के चेक करते हैं। अगर उसमें से मेजोरिटी ठीक है तो आप उससे भाई से कहते हैं ठीक है मुझे 2 किलो 5 किलो टमाटर दे दो, जितनी आपको ज़रूरत होती है। और अगर 5 में से 4 टमाटर ही ख़राब हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हो कि आप उसको छोड़ के अगले स्टॉल पे चले जाते हो, वहाँ से आप टमाटर देखते हो। तो वो जो सारे के सारे टमाटर एक उस स्टॉल पे पड़े हुए हैं, वो हमारी क्या है, पॉपुलेशन है। और जिसमें से 4 5 टमाटर उठाकर आपने चेक किया, जिसकी बेस पे आपने ये फैसला करना था कि आया टमाटर आपको यहाँ से खरीदने हैं या नहीं खरीदने, टमाटर अच्छे हैं या बुरे हैं, क्वालिटी वाइज कैसे हैं, वो आपका क्या है, सैंपल है। तो इसी तरह से ये हमारे पास सैंपल होगा कि सैंपल क्या होता है, बेसिकली पॉपुलेशन का ही हिस्सा होता है। तभी हमने कहा सैंपल इज एनी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। These both things are very very important for statistics कि पैरामीटर क्या होता है और स्टैटिस्टिक क्या होता है। अब यहाँ पे स्टैट्स में हम स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स का भी फर्क यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। जब आप खाली स्टैटिस्टिक लिखते हो तो उसका मतलब कुछ और होता है, जब आप स्टैटिस्टिक्स लिखते हो साथ एस आ जाए तो उसका मतलब कुछ और होता है। इन स्टैट्स में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्लस कोई किसी चीज एस लगाने से या कैपिटल स्मॉल एन जैसे हमने बात की, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हमने कहा ना कि पीछे के कैपिटल एन जो है वो पॉपुलेशन साइज है और स्मॉल एन जो है वो सैंपल का साइज है। तो इसी तरह पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक के लिए हमने कहा कि अगर कोई मेजरमेंट आप पॉपुलेशन से करते हैं, न्यूमेरिकल मेजरमेंट, उसको हम कहते हैं पैरामीटर है। जैसे अब यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, एनी मेजर ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पैरामीटर। सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू नो द परसेंटेज ऑफ स्मोकर्स इन आवर कंट्री। ठीक है, तो पूरे मुल्क में जो स्मोकर्स हैं उनकी आप परसेंटेज निकालना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, इंटरेस्टेड आप हो, तो वो हमारे पास क्या है, पैरामीटर है। दिस परसेंटेज pertains to the population of smokers and is also called the parameter. तो बेसिकली पैरामीटर क्या हुआ, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल मेजरमेंट करते हो उससे पॉपुलेशन के डाटा से, तो हम उसको पैरामीटर का नाम देते हैं। और वही अगर आप जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट आप करते हो सैंपल के डाटा से, उसको हम स्टैटिस्टिक का नाम दे देते हैं। अब इसमें नोटेशंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पूरी स्टैट्स में आगे हमने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, जिसके बगैर आप फिर क्वेश्चन समझ नहीं सकते, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हाँ ये पैरामीटर स्टैटिस्टिक है, जब तक आपको दोनों में मेन फर्क पता ना हो। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे सिंबल म्यू, ये आपके सामने थर्ड फोर्थ लाइन पे लिखा हुआ है, द सिंबल म्यू, इसको हम पढ़ेंगे, यू को थोड़ा सा ऐसे बना के जैसे लिखा हुआ है आपके सामने वैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे म्यू इसको। द सिंबल म्यू इज यूज्ड फॉर पॉपुलेशन मीन, तो जब पॉपुलेशन का मीन है उसको म्यू से शो करते हैं, और सैंपल के मीन को एक्स बार से शो करते हैं। इसी तरह से आगे देखिए, सिंबल ऑफ सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है आपके साथ ही, इसके साथ ही सिंबल ऑफ सिग्मा स्क्वायर, यानी कि जो वेरियस है पॉपुलेशन का उसको सिग्मा स्क्वायर से हम लिखते हैं, जैसे सामने आपके लिखा हुआ है। और जो सैंपल का वेरियंस है उसको एस स्क्वायर से लिखते हैं, जैसे नीचे वाली लाइन पे, थर्ड लाइन पे लिखा हुआ, लास्ट वाली थर्ड लाइन पे। इसी तरह से
द पॉपुलेशन पैरामीटर फिक्स होते हैं दोनों, या ठीक है कांस्टेंट होते हैं। एनी मेजर ऑफ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, वही बात दोबारा से ये वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। और नोटेशन की बात भी हमने कर दी कि किस तरह से फर्क है दोनों में, पैरामीटर में और स्टैटिस्टिक्स में। आगे है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट्स की बेसिकली डेफिनेशन 4 चीजों पे बेस करती है कि हम चीजों को कैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है लास्ट 2 लाइंस पे ज्यादा जो मेन कि अप्लाइड इन कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डाटा इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी। तो जब चीजों को आपने कलेक्ट करना है, प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है और इंटरप्रिटेशन जो निकालनी है, ये 4 चीजें बेसिकली स्टार्ट होती है। डाटा को कलेक्ट किया सबसे पहले, फिर उसको प्रेजेंट किया, फिर उसको एनालाइज किया और फिर उससे कोई नतीजा, कोई रिजल्ट आप खुलासा निकालते हैं कि इसमें क्या इंटरप्रिटेशन क्या आती है। इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। आगे है हमारे पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरी सिंपल, आपको पता है वेरिएबल का मतलब ये होता है द वर्ड वेरिएबल इज यूज्ड फॉर समथिंग व्हिच कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स। कि आपके पास, आपको पता है आप एक सेब खरीदते हो अगर इतवार बाजार से, संडे मार्केट से, वहां पे उसका रेट फर्ज करो 120 रुपए किलो है। वही सेब अगर आप F10 मरकज से आप खरीदते हो तो वहां पे उसका रेट 150 होगा। और वही सेब अगर आप F7 जिना सुपर से आप खरीदोगे, हो सकता है उसका वहां पे रेट 170 होगा। तो जगह के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से, जो एप्पल हमारे पास एक सेब है, उसकी जो प्राइस है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है, डिफरेंट हो रही है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, ठीक है। तो इसका मतलब वेरिएबल है प्राइस किसी भी चीज का, अगर हम एप्पल की बात करें उस लिहाज से कि वो वेरी कर रही है जगह के लिहाज से। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं जैसे कि कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, कांस्टेंट में होता है कि एक चीज जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती लोकेशन के लिहाज से या जिस लिहाज से भी है। मिसाल के तौर पे आप देखते हो मोबाइल की प्राइस है, आप मोबाइल कोई भी है, ओप्पो A3s है आपका, सैमसंग का कोई है उसका ब्रांड है, कोई भी है, हवावे का है कोई। अब वो आप जिस जगह से भी आप प्राइस पता करोगे, चाहे वो F10 से पता करोगे, आप सदर से पता करोगे, आप इस्लामाबाद से, पिंडी से, हर जगह उसकी प्राइस सेम होगी, उसमें फर्क नहीं आएगा, जो कि कंपनी का एक फिक्स रेट होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ऐसी चीजें जिनकी फिक्स प्राइस होती है, मिसाल को पेट्रोल की प्राइस है, वो आप पूरे इस्लामाबाद में आप जहां से भी पेट्रोल जिस पंप से भी आप डलवाओगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि वो एक फिक्स होती है, ठीक है। शुगर की प्राइस, इस तरह से चीजें जो है वो फिक्स होती है, वो जो गवर्नमेंट से वो उनको फिक्स किया जाता है। हमेशा वेरिएबल को कैपिटल XYZ से हम शो करते हैं, ठीक है। जो नाम उसका फर्स्ट करो, x इज इक्वल टू, हम नंबर ऑफ चेयर्स की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, या x इज इक्वल टू नंबर ऑफ एप्पल्स की बात करें, या नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की, कुछ भी, तो वो हमारे पास वेरिएबल है। कांस्टेंट को हमेशा हम क्या करते हैं, स्मॉल ABC से शो करते हैं। जैसे लास्ट लाइन में देखिए आपको लिखा भी हुआ है, द यूज सिंबल्स ABC और स्मॉल ABC, नॉट कैपिटल ABC। आगे वेरिएबल्स की टाइप्स आ जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा कंटिन्यूस वेरिएबल। पहले हम डिस्क्रीट वेरिएबल का देख लेते हैं। वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट if it can take only some selected values in a given interval. Suppose in a certain town the minimum number of family members is 1 and the maximum number of family members 7. तो सिंपल अगर आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आसान सी बिल्कुल, डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो यूनिट फ्री होता है, जिसके साथ कोई यूनिट नहीं आता। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि आपके घर में जो फैमिली मेंबर्स है उनकी तादाद 7 किलोग्राम है, या 7 पाउंड है, या 4 पाउंड है, 7 फीट है। क्यों? कि जो बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, वो हमारे पास वेरिएबल है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, उसके साथ कोई यूनिट नहीं आता। तो जब भी आप नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स की बात करते हो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात करते हो, तो आप कहोगे 7, 5, 4, 3, 1, 2, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो कि इस तरह से हमारे पास ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। जैसा फैंस कहते हो क्लास में 5 पंखे हैं, तो वो क्या है, 5 पंखों के साथ कोई यूनिट तो नहीं आता ना, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया हमारे पास। इसी तरह से नंबर ऑफ कंट्रीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सिटीज, दीज आर ऑल डिस्क्रीट वेरिएबल्स। उसके बाद आगे कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो वेरिएबल इज कॉल्ड कंटिन्यूस इफ it can possibly assume all values in a given interval.
तो जब आप कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या होता है, आप एक खास इंटरवल में आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है, उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल कह देते हैं। और आसान एक और वही बात आगे इसकी डेफिनेशन वो ये है कि जब आप कहते हो कि किसी भी कंटिन्यूस वेरिएबल में आप ये कहो कि जिसके साथ कोई यूनिट लगता है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल है। और वैल्यूज उसकी एक सिंगल वैल्यू भी आ सकती है और एक इंटरवल में भी वैल्यू आ सकती है। जैसे सपोज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इन समर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम इज 45। तो अब एक आप कहते हो एक जो टेम्परेचर है वो समर में एक खास शहर में वो 35 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इसके बीच में 35 भी हो सकता है, 35.1 भी हो सकता है, 35.2 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 37 भी, 38, 39, 40, 41, इस तरह पॉइंट्स में भी सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी और पॉइंट्स के बगैर भी आ सकती है। इट मे बी 35, 30.5, वो देखिए वो एग्जैक्ट जो बात मैंने आपसे की आगे लिखी भी है। द ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट डेज में भी इसी तरह से 35, 41, तो वो भी कुछ हो सकता है। इसी तरह रेनफॉल का जो है, बारिश का है, वो भी आप देखते हैं कि बारिश पॉइंट्स में भी हो सकती है और बगैर उसके भी आ सकती है। लाजमी नहीं कि 250 मिलीलीटर होनी है या उसके अलावा 250.50 में नहीं हो सकती, वो भी हमारे पास इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस वेरिएबल, जो कि हमने इसमें देख लिया। आगे हमारे पास है जी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा में हमारे पास क्या है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव डाटा की अगर हम बात करें, अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस generated by counting, enumerations or by measurements is called quantitative data। कि जब भी आप कोई ऑब्जर्वेशंस कोई डाटा कलेक्ट करते हो जो एक काउंटिंग की फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होता है, उसको हम कह देते हैं कि क्वांटिटेटिव डाटा है। ठीक है, बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डाटा केम अंडर द क्वांटिटेटिव डाटा। The data on the number of accidents on roads, the number of teachers in different schools। अब देखिए एक स्कूल में 150 टीचर्स हैं, तो वो इसका क्या मतलब है, क्वांटिटेटिव डाटा ना, एक नंबर आ गया, क्वांटिटी आ गई। और अगर आप कहते हो द इंटेलिजेंस क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स, एक क्लास में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद वो 50 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, एक नंबर आपके पास आ जाता है उसमें। तो इसी तरह से आप नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, वो भी आप एक के पास। टेम्परेचर्स इन द डिफरेंट सिटीज एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डिफरेंट हाउसेज आर द क्वांटिटेटिव डाटा। द वर्ड qualitative data is used for the information which is generated by observing the presence or absence of some quality called attributes। अब यहाँ पे जब क्वालिटेटिव डाटा की बात करते हैं तो इट डजंट मीन कि एक चीज़ कोई बहुत ही खूबसूरत है, कोई पढ़ा लिखा बंदा है, कोई ईमानदार है, कोई बहुत नेक है, वो शरीफ है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई स्किल बंदा है, कोई प्रोफेशनल अच्छा हाई क्वालिफाइड बंदा है। दिस इज़ नॉट क्वालिटी ओनली। अगर आप ये कहते हो एक बंदा गरीब है वो भी क्वालिटी है, एक अमीर है वो भी क्वालिटी है। अगर आप कहते हो एक बंदा जो है वो अच्छा स्किल्ड वर्कर है वो भी क्वालिटी है उसकी, अगर कोई अनस्किल्ड है तो वो भी क्वालिटी है, एक इंटेलिजेंट है वो भी क्वालिटी, एक नॉन इंटेलिजेंट है वो भी क्वालिटी है। तो क्वालिटेटिव डाटा में बेसिकली क्या होता है, जब किसी भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको किसी क्वालिटी की बेस पे हम उसको कलेक्ट करते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव की बेस पे। फॉर एग्जांपल आप कहते हो एक क्लास में आप ये देखना चाह रहे हो आइस की कलर के हवाले से कि कितने स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी आइस का कलर ब्लैक है, कितने स्टूडेंट ऐसे क्लास में बैठे हुए हैं जिनकी आइस का कलर ब्राउन है, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनकी आइस का कलर ग्रीन है, या कितने ऐसे बैठे हुए जिनकी ग्रे है। अब आएगा तो आपके पास एक फिगर ही आएगा ना कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी ब्लैक आइज हैं, 15 ऐसे हैं जिनकी ब्राउन आइज हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी ग्रीन है, एक ऐसा जिसकी ग्रे है। लेकिन हमारा मेन जो इसमें टारगेट मेन पर्पस वो है कि आइस का कलर, तो बेसिकली आइस का कलर क्वालिटेटिव डाटा है, तो इसलिए हम इसे कह देते हैं कि हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा। इसी तरह कलर ऑफ हेयर्स की बात अगर आप करते हैं, अब फिर वही बात आ गई कि जैसे हमने पहले बात की इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, आप एजुकेशन के वाइज बात करते हैं कि कौन सा क्वालिफिकेशन वाइज बात करते हैं कि कौन सा बड़ा बच्चा पढ़ा लिखा है, कौन सा कितना कम ज़्यादा है, अमीर गरीब, ये सारा दीज आर क्वालिटेटिव डाटा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल नीचे से लिखा भी हुआ है कि नंबर ऑफ इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स की 60 है और नॉन इंटेलिजेंट 40 है, तो टोटल 100 हो गए। इसी तरह स्किल वर्कर जो है वो 3000 है और अनस्किल्ड 200, तो दीज आर ऑल क्वालिटेटिव डाटा। उसके बाद ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो बेसिकली 2 ब्रांच है, डिस्क्रिप्टिव है। दिस ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स कवर द मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिंग ऑब्जर्वेशंस, देयर
कंडेंसेशन एंड फाइंडिंग द साइलेंट फीचर्स ऑफ द डाटा। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, स्टैट्स है जो कवर करती है मेथड्स, प्रिंसिपल्स और डाटा को कलेक्ट करना, ऑब्जर्वेशन करना, ये वो सारा कुछ जो है वो फाइंड करना, उसको डिस्क्रिप्टिव का स्टैटिस्टिक्स का नाम देते हैं। और दूसरी आपके पास है इन्फॉर्मेशनल स्टैटिस्टिक्स। उसमें ये होता है कि दिस इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग inferences about the population on the basis of information obtained from the sample। जैसे हमने बात की थी ना कि एक पॉपुलेशन है, उसमें से आप सैंपल सेलेक्ट करके आपने खाने की बात की कि आपने ये आपने डिसाइड किया, फैसला करने के आप काबिल हुए कि आया इस खाने में नमक मिर्ची कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, किसी पॉपुलेशन की बेस पे, किसी पॉपुलेशन के हवाले से हम सैंपल की बेस पे हम क्या करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई हम एक नतीजा निकालने के काबिल होते हैं, उसको बेसिकली हम इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और ये हम आगे जाके कुछ जो चैप्टर्स है उसमें मजीद इसको डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे। आगे आ रहा है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन डिफरेंट फील्ड्स। अब स्टैट्स बेसिकली तो देखा जाए तो हर जगह अप्लाई हो रही है, लेकिन लाजमी नहीं है कि कुछ हर जगह पे अप्लाई हो भी रही हो। अब जैसे यहाँ पहला वाला इसमें लिखा, लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर एप्लीकेबल ऑन ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एनी सिंगल ऑब्जर्वेशन इवन इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to common man cannot be dealt with by statistical method। तो अब उसमें हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि जब स्टैट्स है वो सिंगल ऑब्जर्वेशन पे एक चीज में कभी भी अप्लाई नहीं होती। स्टैट्स कभी भी एक सिंगल ऑब्जर्वेशन पे अप्लाई नहीं होती। क्यों? अगर आपके पास डाटा आपने एक ही बंदे से कलेक्ट किया, आपने उससे पूछा यार आपके मैट्रिक के मार्क्स कितने थे, वो कहता 530। अब एक ही बंदा है, ऑब्जर्वेशन एक ही है, अब उस एक बंदे का आप क्या मीन निकालोगे? अब मीन के तो आपको पता है कि मीन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को जितनी वैल्यूज होती है उनको ऐड करते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं। तो जब एक ही बंदा है, उसके मार्क्स 530 आपके पास है, उसका आप कैसे मीन निकाल सकते हो? आप उसको किस में ऐड करोगे, किस पे डिवाइड करोगे? नॉट पॉसिबल ना। इसी तरह जब मीडियन की हम बात करते हैं तो मीडियन में क्या कहते हैं हम, सेंट्रल वैल्यू। जब वैल्यू भी एक ही है, बंदा भी एक ही है, उसका आप क्या मीडियन फाइंड करोगे? नहीं कर सकते ना। इसी तरह से मॉड की जब हम बात करते हैं तो वो भी एक सिंगल ऑब्जर्वेशन पे हम उसको नहीं कर सकते कि मॉड में हम कहते हैं कि द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो डाटा में सबसे ज्यादा दफा वैल्यू रिपीट हो रही है उसको मॉड कहते हैं। तो अब जब वैल्यू ही एक है आपके पास और रिपीट फिर कैसे हो रही है वो, तो इसीलिए ये एक जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन स्टैट्स की है वो यही है कि यहाँ पे जब आप कहते हो कि एक सिंगल ऑब्जर्वेशन पे कभी भी आप स्टैट्स अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, एक से ज्यादा जब ऑब्जर्वेशन हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, फिर बेशक 1000 हो, उसमें हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कह रहा है कि बेस्ट एप्लीकेबल होता है क्वांटिटेटिव डाटा के लिए, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। फिर उसमें कुछ एरर्स वगैरह ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से स्टैट्स में कुछ मसला होता है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास होता है कि इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या हमारे पास है, तो बिजनेस में आप कॉमर्स में इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ पे स्टैट्स को अप्लाई ना करते हो किसी न किसी सूरत में, चाहे प्राइस के वाले से इसका करना, आपने कोई भी बजट बनाना, कुछ भी करना वहाँ पे उसमें हम उसको कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी आपको पता है स्टूडेंट्स के, वहाँ भी हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद बैंक्स में भी जो है वो स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द बैंक्स। द बैंक्स डू बिजनेस विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिट इन बैंक्स। अब ये देख लें कि बैंक्स में भी आप स्टैट्स इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ पे डिफरेंट तरह से। इंश्योरेंस की जब बात करते हैं तो वहाँ भी आप द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ द ग्रेट यूज इन इंश्योरेंस बिजनेस, तो उसमें भी हम इसको करते हैं। फिर डिफरेंट साइंस जो आपकी है वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो साइकोलॉजी है, या अलॉट ऑफ डाटा, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अब देख लो जब आप मास्टर्स का आप लोग करेंगे, चाहे आप फिजिक्स में करते हैं, आप केमिस्ट्री में करते हो, आप बायो में करते हो, आप थीसिस आपको करना पड़ता है, उसमें लाजमी कहीं ना कहीं जाके आपको स्टैट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अभी से अगर आपने स्टैट्स पढ़ी तो आपको वो और ज्यादा आसानी होगी। उसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं सेकेंडरी डाटा, ठीक है, और प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा सबसे पहले होता है जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है, जो खुद आप पहले कलेक्ट करते हैं, उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, जिसको रॉ डाटा का नाम भी दिया जाता है। और जिस डाटा पे ऑलरेडी काम किया हुआ हो और आप उसको कलेक्ट करते हैं, उसको हम सेकेंडरी डाटा का नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे द डाटा कॉल्ड सेकेंडरी व्हेन प्राइमरी डाटा हैव बीन ट्रीटेड बाय सम स्टैटिस्टिकल टूल।
इसी तरह कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा है, तो हम डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपसे मार्क्स पूछे हर बच्चे से क्लास में जाके, तो बेसिकली ये क्या है, डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि इसको प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का तरीका है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का, वो क्वेश्चनर मेथड है। वो आपको पता होगा, अक्सर आप स्कूल कॉलेजेस में आपके पास यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स द्वारा जो थीसिस कर रहे होते हैं, वो एक क्वेश्चन पेपर आपके पास लेके आते हैं, उसमें कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, कुछ 4, 5, 10, 15, 20, उसको कहते हैं, इस पे ABC ऑप्शन दिए हुए और साथ कुछ MCQs टाइप का वो पेपर्स होता है, और आपसे कहा जाता है आपने इस पे टिक करना है, A पे, B पे या C पे, D पे। तो बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, वो क्वेश्चनर मेथड होता है, जिससे हम क्या कर लेते हैं, कोई ना कोई रिजल्ट हमने निकालना हो, कोई भी इसमें आसानी होती है हमें इसमें करने में। बहुत लैंग्वेज शुड भी सिंपल होती है, होना भी चाहिए, क्योंकि उससे अगले बंदा एक काम इतना पढ़ा लिखा नहीं भी हो सकता जिसको आप वो क्वेश्चन नियर दे रहे हो, तो उसको आसानी से वो कर रहा है। और इसमें ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि लाइक, यस और नो के ऑप्शन रखने चाहिए। उसके बाद कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए आप ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में आप जाके किसी भी इदारे से जाके जहाँ जहाँ स्टैट्स से रिलेटेड, जैसे अब इस्लामाबाद में PBS पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, वहाँ से जाके आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेमी ऑफिशियल में PIA से, आप स्टेट बैंक से, आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से जाके आप कोई डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल हमारे पास ये। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।